फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम फंक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो ये स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े और कम टाइम में आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। साथ ही आपके लिए यहाँ पर नोट्स भी तैयार हो जाते हैं जो आपको फ्री बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल फ्री, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन की ये सभी पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन और इसके साथ हम फंक्शन को कंप्लीट भी कर लेंगे। इसमें पीस वाइज फंक्शन और सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो देखिए ट्रांसीडेंटल फंक्शन में सबसे पहली टाइप आती है आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स। इस फॉर्म में जो भी फंक्शन लिखा होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसकी बेसिक बातें आप ध्यान रखेंगे जो डोमेन रेंज में आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पर जो ये बेस है ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा और इस ए की वैल्यू आपकी क्या नहीं रहेगी, 1 नहीं रहेगी, क्योंकि अगर बेस 1 होगा तो पावर का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपको डोमेन कैलकुलेट करने में फंक्शन की हेल्प करेगी। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ ए यहाँ पर क्या है, ए जो है वो एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 1 2 3 वगैरह। इट्स सेड टू बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। इस फॉर्म में जो लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल भी दिया है मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर एक्स, तो ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 3 रेज टू पावर एक्स कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जानते हैं इसके ग्राफ वगैरह के बारे में थोड़ी बेसिक बातें जो आपको डोमेन रेंज और बाकी फंक्शन से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो देखिए बेस जो है वो दो बातें हो सकती है। ऊपर हमने पढ़ा कि जो बेस है आपका ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो भाई दो बातें होगी, या तो ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी या 1 से बड़ी होगी। 1 तो होगी नहीं, ऊपर क्लियर किया है। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, अब देखिए 0 और 1 के बीच में लाई करने का मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू कैसे नंबर होगी? एक फ्रैक्शन में नंबर हो गया, एक फ्रैक्शन होगा। ए की वैल्यू क्या होगी? एक फ्रैक्शन होगी, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में होगी। अब सीधी सी बात है, अगर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। कैसी होगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर इधर चलेंगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब ए की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो आपका जो फंक्शन होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, दूसरी बात यहां पर नोट करने की ये है कि ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? वाई इक्वल टू 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। भाई कैसे पता लगा? देखिए फंक्शन है आपका ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है, आपको पता करना है कि वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई करता है तो एक्स इंटरसेप्ट 0 होता है, तो आप इसमें एक्स की जगह 0 रखेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास ए रेज टू पावर 0, और ए रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। इससे हमें पता लगा कि जो हमारा ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? 1 पर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। अब सेकेंड बात आ जाती है, अगर ए की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर हुई तो, अगर 1 से ग्रेटर मतलब 2 3 4 5 कितनी, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है ना, तो अगर 1 से ग्रेटर होगी तो आपका जो ग्राफ होगा, मतलब ये फंक्शन होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब x की वैल्यू इधर आप जैसे जैसे चलेंगे आप x की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए ग्राफ भी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब फंक्शन कैसा हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, क्योंकि x की वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर भी इस ग्राफ का भी जो y इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा? 1 होगा। सेम रीजन है इसका जो हमने पीछे आपको बताया। ठीक है, साथ ही यहाँ पर देखिए मैंने नोट करके लिखा भी है कि ए रेज टू पावर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए रेज टू पावर एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। ठीक है, ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर? और सो डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इसीलिए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी 0 आएगी नहीं। आपको पता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वाई इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, वाई की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू, ऐसे लिखते हैं हम, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स और फिर इक्वल्स टू में फंक्शन लिखा जाता है ए रेज टू पावर एक्स, ऐसे। तो ये y की वैल्यू
कब मिलेगी? जब x की वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो है कि y की वैल्यू आपको कभी भी जीरो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जीरो वैल्यू नहीं देता है। इसलिए ग्राफ जो है हमारा दोनों ही केस के अंदर x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। आगे बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। तो डोमेन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या रहेगी? ऑल रियल नंबर। और x की वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि a रेज टू पावर x हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगा? जीरो, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब जो आउटपुट मिलेगी हमें, यानी कि जो हमारी रेंज होगी वो जीरो से इन्फिनिटी पॉजिटिव होगी। आर प्लस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं? आर प्लस। तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, आप लिखेंगे जीरो से इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। डोमेन रेंज क्लियर। तो ऐसे ही ये सभी फंक्शनों के बारे में हम उनके ग्राफ, उनकी डोमेन रेंज को स्टडी करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। इसको समझिए, ये ए जो लिखा हुआ है ना नीचे, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और ये ऊपर जो एक्स लिखा हुआ है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो ये बेस की बात करेंगे हम। एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए आपका, एक्स भी और ए भी, मतलब बेस भी और आर्गुमेंट दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी। दूसरी बात नोट करने की ये है कि ए की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब इसका रीजन जानते हैं कि ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए, ये लिख सकते हैं। अब अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई तो ये log 1 बन जाएगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी रैशनल फंक्शन का अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया ना तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, इसीलिए a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, जो डोमेन रेंज कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेगी। साथ ही हम एग्जांपल देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के। देखिए जहाँ पर भी LOG लॉग लिखा हुआ मिल गया ना, वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये भी आपका कैसा है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। दोनों ही केस में a मैंने बेस लिखा है, तो बेस यहाँ पर क्या है? इनका a है। अब यहाँ पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्राफ है दोनों ही, ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस को तब इंटरसेक्ट करेगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं यहाँ पर कि एक्स और ए दोनों ही आपके क्या रहेंगे? ग्रेटर देन 0 रहेंगे, इसलिए यहाँ पर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब पहला केस है, अगर आपका बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होगी उसमें न्यूमिनेटर जो है वो डेनोमिनेटर से लेस रहेगा, और लेस रहेगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 1/2 ले लिया, log 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के इसको आप लिख सकते हैं log of 1 माइनस log of 2। अब देखिए log of 1 जो है वो तो आपका 0 हो गया, और log of 2 की वैल्यू हम टेबल से देख के लिख लेंगे। टेबल आपको देखनी नहीं आती है तो उस पर अलग से हमने वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी नेगेटिव मिलेगी। तो नेगेटिव वैल्यू मिलने का मतलब क्या हुआ कि बस जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे x को इंक्रीज करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, मतलब y की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि ग्राफ जो है वो आपका नीचे की तरफ आता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा जो केस है उसमें a की वैल्यू हमने ली है ग्रेटर देन 1, मतलब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। तो 1 से ग्रेटर होती है तो भाई आपको पता है 1 से ग्रेटर यानी कि 2, 3, 4, और वो सभी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो a आपका पॉजिटिव है तो डेनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, जो अभी मैंने आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बताई थी, log ऑफ a x। इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ a। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, यानी कि जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करेंगे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, y की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज, इसलिए ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम इसकी डोमेन और रेंज। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब डोमेन की बात करते हैं। तो देखिए ऊपर डिफाइन था कि x और a दोनों पॉजिटिव होंगे, तो x डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, तो डोमेन आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू तो आप x की सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि x और a दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ग्रेटर देन 0 रहेंगे। अब आउटपुट यानी कि y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू मतलब रेंज, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, इसलिए रेंज आपकी क्या होगी? एनी रियल नंबर, ठीक है। तो इन डोमेन रहेगी पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज क्या रहेगी? ऑल रियल नंबर। अब देखिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टियां देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन को सोल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, अब यहाँ पर देखिए बेस में छोटा सा e लिखा हुआ है और log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। log e की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। इसलिए यहाँ पर e आप लिखें या ना लिखें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बेस में कुछ नहीं था इसलिए मैंने e लिख दिया था। अब प्रॉपर्टी को समझते हैं, तो a इंटू बी लिखा हुआ है, तो इंटू में है तो बीच में किसका साइन लग जाएगा? प्लस का, मतलब हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b,
ठीक है, या ई बेस में आप रख सकते हैं। ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो डेनोमिनेटर में 1 तो हो सकता है ना, 0 ही तो नहीं हो सकता। 1 तो हो सकता है किसी भी फ्रैक्शन के अपोन में, हम किसी भी नंबर के अपोन में 1 अपनी मर्जी से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप क्लियर करेंगे। इनटू में है तो बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का, और अपोन में है तो बीच में किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। ध्यान से सुनते रहिएगा, साथ साथ याद भी हो जाएगी आपको ये। तीसरी प्रॉपर्टी है पावर की। अगर आर्ग्यूमेंट की कोई पावर आ जाती है तो उस पावर को हम आगे लिख सकते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, आर्ग्यूमेंट की कोई पावर आ जाती है तो उस पावर को आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगर यहाँ पर जैसे कि आपने देखा भी बेस में भी ए है और आर्ग्यूमेंट में भी ए है, मतलब ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो सेम हो जाते हैं ना, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ए अपॉन log ऑफ ए, बेस में ई रख लिया। अभी मैंने 2 मिनट पहले भी आपको यही प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1। तो आपको सीधा याद रखना है, अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम हो जाते हैं तो लॉगरिथम की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बेस की पावर है m। तो बेस की पावर m है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है, लेकिन मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है। पहले मैंने इसके अंदर वही प्रॉपर्टी लगाई, जो आर्गुमेंट था उसके साथ log लगा के ऊपर, ऐसे समझिए आप, ऊपर जो लिखा है ना उसके साथ log लगा के ऊपर, और नीचे जो लिखा है बेस में उसके साथ log लगा के नीचे। ठीक है, इजीली लर्न हो जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट के साथ log लगा के ऊपर और बेस के साथ log लगा के नीचे, तो ये ऐसे अलग अलग हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर पावर वाली जो पीछे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, तो ये पावर जो है ये आगे चली जाएगी, m देखिए आगे आ गया। अब यहाँ पर ये 1 अपॉन एम है, ऊपर 1 ले लेंगे हम, नीचे m है, तो 1 अपॉन एम को अलग से लिख दिया और इसको वापस से क्लोज कर दिया, यानी कि वापस से इसी फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे ये प्रॉपर्टी आपकी बनी है। तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, अगर बेस की पावर आती है तो वो 1 अपॉन करके आएगी, और आर्ग्यूमेंट की पावर आती है तो सीधी आगे आ जाएगी। आर्ग्यूमेंट की पावर का आपने यहाँ पर देखा था रिजल्ट, देखिए आर्ग्यूमेंट की पावर थी, सीधी आगे आ गई, और यहाँ बेस में पावर है तो 1 अपॉन करके चली जाएगी। बस ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। हम अपने बेस को आर्ग्यूमेंट से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 अपॉन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में ए था, बेस में बी था, हमने उल्टा कर दिया, बेस में ए लिख दिया, आर्ग्यूमेंट में बी लिख दिया है। ठीक है, तो 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे, बेस और आर्ग्यूमेंट को एक्सचेंज करके लिखना है तो 1 अपॉन लिखना है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है जिसको हम अभी पीछे 2-3 बार भी समझ चुके हैं कि आर्ग्यूमेंट जो लिखा है उसके साथ लोगो लगा के ऊपर, और बेस जो लिखा है उसके साथ लोगो लगा के नीचे। ये m मैंने लिखा है, m की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एनी रियल नंबर। ये m मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं प्रॉपर कोई नंबर लेता 1 2 3 तो आप बोलते हैं कि 1 2 3 क्यों लिया, इसलिए मैंने ये लेटर लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, ए रेज टू पावर में लिखा हुआ है, ये पूरा ए रेज टू पावर में है। ठीक है, तो ऐसे ए की पावर में लॉगरिथम आ जाता है, मतलब कोई भी लेटर है या कोई भी नंबर है उसकी पावर में लॉगरिथम आ जाता है, तो उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट से। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आपका क्या था, m था, तो इस बेस को हम आर्ग्यूमेंट से चेंज कर देंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट आपका बेस में आ जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं आप इस चीज़ को। क्लियर? अब देखिए एक चीज़ और समझने की, यहाँ पर ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ। अब ये दोनों हो गए सेम, और सेम हो गए तो आपने देखा कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब m की पावर 1 क्या, यानी कि रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, m मिलेगा। तो इस चीज़ को बुक में डायरेक्ट लिख रखा था, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके इस चीज़ को लिखा है कि कैसे बनाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये भी एक्सचेंज प्रॉपर्टी है जिसका यूज हमने यहाँ पर किया था, एक्सप्लेन आप बाद में किया है, ये थोड़ा पहले लिखनी चाहिए थी मुझे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को आप इससे एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए ये आर्ग्यूमेंट नीचे आ गया और ये आर्ग्यूमेंट में चला गया। ठीक है, तो आप ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ पर किया था, जिससे रिजल्ट आपका क्या बना था, m बना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मान लीजिए कोई भी दो लॉगरिथम को आप कंपेयर कराते हैं, मतलब इनइक्वलिटी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ mx और यहाँ पर लिखा हुआ है log my। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर अगर इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है, इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है, तो सीधी सी बात है x जो है वो y से क्या होगा, ग्रेटर। लेकिन कब, अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो। क्लियर कीजिएगा, log x की वैल्यू अगर log y की वैल्यू से ग्रेटर है तो ऐसा केवल
x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर रहेगी। ऐसा केवल कब होगा, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे। अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था भाई 0 और 1 के बीच में लाई करने का मतलब ये है कि न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, और न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर से छोटा है तो वो लॉगरिथम नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप लेकर के दे सकते हैं, log 1/2, log 1/3, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, उसका आउटपुट जो है, रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, देखिए नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव लिखा हुआ है। इस वजह से उल्टा काम हो जाएगा कि x जो है वो छोटा हो जाएगा और y जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेगेटिव साइन आने की वजह से नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। 6th-7th क्लास में मैम ने आपको ये ज़रूर बात बताई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। 11th प्रॉपर्टी, log ऑफ MA। तो इस चीज़ को आप खाली b लिख सकते हैं भाई, अगर b के इक्वलेंट है तो ये b के इक्वलेंट है, तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू हो जाएगा m रेज टू पावर b। तो ये बातें हैं ना, बहुत कन्फ्यूजन भरी है, इतनी सारी प्रॉपर्टियाँ बच्चों को लर्न नहीं होती है, तो मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ साथ साथ कैसे लर्न करनी है। देखिए यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट में लिखा था ना, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में लिखा था, और ये कहाँ लिखा था, बेस में। तो ये जो बेस है ना, ये इधर जाके भी बेस बन जाएगा। क्लियर कीजिएगा, जो बेस यहाँ पर था ना, ये दूसरी साइड जाके भी क्या बनेगा, बेस। तो ये जो लिखा हुआ था, ये पूरा लॉगरिथम आपका b के इक्वल लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेस है ना, ये इस तरफ चला जाएगा, तो देखिए बन गया ना, m जो है वो आपका बेस बन गया, और b कहाँ चला गया, पावर में। तो इधर क्या बचेगा, a। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर जो ये बन गया, ये एक्सपोनेंट्स फंक्शन है, और इसी से ये लॉगरिथम, तो उल्टा सुल्टा बन सकता है, इससे वो और इससे ये। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर बोला है हमने कि log MA जो है वो आपका b से ग्रेटर है। भाई b से ग्रेटर है तो इसका मतलब a जो है, a यहाँ पर, ये देखिए बेस इधर आ जाएगा। ठीक है, बेस इधर आ गया तो m रेज टू पावर b बन गया, और जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो इससे क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो सेम वही बात आएगी। 0 और 1 के बीच में m की वैल्यू लाई कर रही है, मतलब नेगेटिव है बेस, नेगेटिव वैल्यू देगा बेस, तो अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, देखिए आगे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो बेस है वो इधर b का बेस बन जाएगा, ये b का बेस बन गया। ठीक है, ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन ही है, लेकिन कब, जब m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। अगर m की वैल्यू आपको 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करने का मतलब बेस कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू देगा तो उल्टा काम हो जाएगा, जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा, और लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा। साइन बदल गया, देखिए यहाँ पर ग्रेटर, a ग्रेटर है m रेज टू पावर b से। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था लॉगरिथम, तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लें अगर दिक्कत आई है तो। आगे देख रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में भी हम उनके ग्राफ और डोमेन रेंज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास साइन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, 360 -360 से +360 तक की वैल्यू ले लीजिए, और ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे ना, तो इस टाइप की का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही आप एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करेंगे कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और कम से कम वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो आप याद रखेंगे साइन की जो आउटपुट मिलती है हमें, वो +1 से -1 के बीच में ही मिलती है, यानी कि इसकी जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, -1 से +1 के बीच में रहेगी। ठीक है, ये ग्राफ देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से आप। तो देखिए डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन आउटपुट क्या मिलेगी, -1 से +1 के बीच में। क्लोज्ड इंटरवल यूज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल यूज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि साइन की जो वैल्यू है वो -1 भी इंक्लूड है और +1 भी, और इनके बीच में तो है ही है। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। कोस फंक्शन देख रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर कोस आपका फंक्शन है तो इसमें भी आप इसका ग्राफ जब ड्रॉ करके देखेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक नोट करने की बात है, आप देखेंगे कि कोस में x की वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसकी जो आउटपुट मिलेगी वो +1 से -1 के बीच ही मिलेगी, या तो +1 या -1 या इनके बीच में कोई भी वैल्यू। तो इसका मतलब इसकी जो आउटपुट होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी, यानी कि रेंज जो है वो -1 +1 के बीच में होगी। और x की वैल्यू यहाँ पर आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसकी जो इनपुट है वो आपकी रियल नंबर है, यानी कि डोमेन जो है वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो आगे हमारा आ गया टेंजेंट। देखिए टेंजेंट की स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेंजेंट की आपने कई बार वैल्यू देखी होगी, जैसे 90 पर जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है, मतलब इन्फिनिटी होती है। तो इस इन्फिनिटी का मतलब आप समझें, देखिए इनफाइनाइट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम बोल देते हैं भाई नॉट डिफाइन है। तो भाई नॉट डिफाइन का मतलब क्या है
कि क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू होती है, मान लीजिए आपको कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ है और उस पर आपको किसी भी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेंजेंट आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, किसी कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो टेंजेंट जो है वो उस कर्व को इनफाइनाइट पर टच करती है। कहाँ पर टच करती है? इनफाइनाइट पर टच करती है। इनफाइनाइट पर टच करने का मतलब कभी टच ही नहीं करती है, ये कहना चाह रहा है। इनफाइनाइट पर टच करेगी मतलब कभी टच ही नहीं करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कह देता हूँ भाई मुझे आपसे है ना 5000 रुपीज़ चाहिए, तो आप मुझे कहेंगे कि सर कब तक वापस दोगे, तो मैं कहूँगा कि भाई दे दूंगा कभी जब टाइम होंगे मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे आपको वापस नहीं मिलने हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वो टेंजेंट को इनफाइनाइट पर टच करेगी, मतलब कभी टच ही नहीं करेगी, क्योंकि वो कर्व आगे जा करके पैरेलल हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको हम यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे। देखिए अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाते हैं टेंजेंट में, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो देखिए जीरो से आपका ये ग्राफ निकल रहा है यहाँ से, और 90 पर इनफाइनाइट होती है। तो देखिए हमने टेंजेंट ड्रॉ की है 90 से, जो ग्राफ को टच नहीं कर रही है, और आगे जाके ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब यही है, जब भी इनफाइनाइट आप कोई चीज़ देखें तो इसका मतलब ये है कि कोई टेंजेंट है जो उस कर्व को इनफाइनाइट पर टच कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही -90 पर भी कहाँ पर टच करेगी, इनफाइनाइट पर, मतलब करेगी नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ -90 से +90 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगले इंटरवल में भी, ऐसे ही इधर भी नेगेटिव इंटरवल में भी। ठीक है, तो भाई इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो क्या नहीं हो सकती है, तो भाई वो 90 का मल्टीपल नहीं हो सकती है, 90 और 90 का मल्टीपल नहीं हो सकती है, यानी कि ओड एंगल नहीं हो सकती है, 90 270, ठीक है, ये नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हमने इसकी जो डोमेन है उसमें से ओड नंबर को माइनस कर दिया। ये जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो या तो 90 होगा या ओड मल्टीपल होंगे, मतलब ओड एंगल होंगे, 90 270। ठीक है, ऐसे 90 प्लस करते चली जाइए, अब 180 प्लस करते चली जाइए, 90 पर इनफाइनाइट, उसके बाद 180 प्लस करेंगे तो 270 बनेगा इनफाइनाइट, फिर 180 प्लस करके देखिए, तो इन सभी एंगल्स पर आपको वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी, नॉट डिफाइन मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हमने उसकी डोमेन में से इन चीज़ों को कम कर दिया है और एक एक चीज़ लिखने की बजाय उसको जर्नल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, और जो आउटपुट होगी वो तो कोई भी रियल नंबर मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर जो रेंज होगी वो आपकी क्या होगी, एनी रियल नंबर। चलिए देखते हैं कोसिकेंट फंक्शन को। तो कोसिकेंट का भी ग्राफ आप ड्रॉ करके देखेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कोसिकेंट का भी आपको पता है अच्छे से कि भाई जो जीरो होती है, जीरो पर कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो देखिए ये आपकी वाई एक्सिस है और ये जो कर्व हमने बनाई है ये देखिए इसको टच नहीं कर रही है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू है तो इनफाइनाइट पर टच करेगी। ऐसे ही पाई पर भी इनफाइनाइट वैल्यू रहेगी। अब 180 ऐड करते चले जाइए, पाई मतलब 180 है ना, तो 180 में 180 ऐड करेंगे, 360 पर भी इनफाइनाइट पर टच करेगी, मतलब टच ही नहीं करेगी, इनफाइनाइट वैल्यू होगी। इसलिए ये इस टाइप के ग्राफ आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव सर्कल आ रहा है, ये नेगेटिव सर्कल आ रहा है, इधर भी ये नेगेटिव सर्कल, फिर ये पॉजिटिव सर्कल, ऐसे रिपीट होता हुआ चलता है। एक चीज़ और भी हम यहाँ पर नोट करेंगे कि जो हमारा ये है ग्राफ, जो आपका y देखिए 1 की लाइन ये है, y की वैल्यू 1 है, उससे ऊपर ऊपर है। ठीक है, और ऐसे ही -1 की लाइन ये है, इससे नीचे नीचे है। तो इसका मतलब कोसिकेंट की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करेगी। ठीक है, कोसिकेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, -∞ तक चली जाएगी वो तो मिनिमम, मैक्सिमम भी +∞ तक चली जाएगी, लेकिन -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में से इस चीज़ को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रेंज में से, तो रेंज जो है वो आपकी देखिए आर में से क्या कम कर दिया हमने, -1 से +1 के का इंटरवल कम कर दिया है। मतलब -1 +1 तो वैल्यू हो सकती है, लेकिन -1 और +1 के बीच में जो भी नंबर आएंगे, ठीक है, वो कभी भी कोशिकेंट की वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने रेंज में इन चीज़ों को कम किया। बात करें डोमेन की, तो मैंने आपको बताया था कि 0 पर, 180 पर, 360 पर, इन सभी पर कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, इनफाइनाइट होती है। तो उसकी डोमेन में से उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए n पाई को यहाँ पर माइनस कर दिया, तो n की वैल्यू यहाँ पर आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगी आपको, वो 180 का मल्टीपल ही मिलेगा, 180 360, ठीक है, ऐसे मिलेगा।
क्लियर। पाई का मतलब यहाँ पर 180 है, वैसे पाई आपकी 22/7 होती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो जो एंगल होता है वो आपका डिग्री में भी लिखा जाता है और रेडियन में भी लिखा जाता है। तो डिग्री में तो हम 180 लिखते हैं और रेडियन में पाई लिख देते हैं उसको, ठीक है। बाकी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको अच्छे से कराऊंगा डिटेल में, फिलहाल तो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में चले गए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बड़ा चैप्टर है, टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगला जो ग्राफ है वो कोसिकेंट का है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये थोड़ा मैनेज करके चलना। कहानी इसकी भी सेम है कोसिकेंट की तरह। तो इसकी जो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा ऊपर आपको और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, लेकिन जो सीकेंट है उसकी वैल्यू 90 पर क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ पर 90 के जो एंगल होंगे 90 270 इन पर वैल्यू नॉट डिफाइन रहेगी, तो इसकी डोमेन में से इस चीज़ को हम कम कर देंगे। साथ ही नोट करने की बात है, इसकी जो आउटपुट है वो -1 से लेस है, मतलब इधर है, और +1 से ग्रेटर है, मतलब ऊपर है। तो इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रही है। तो इसकी जो आउटपुट हमें मिलेगी वो रियल नंबर में क्या नहीं मिलेगा, -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी कि आर में से हम क्या कम कर देंगे, -1 से +1 का इंटरवल कम कर देंगे। और 90 की बात मैंने आपको अभी बताई थी, तो डोमेन में रियल नंबर में से क्या कम कर देंगे, 90 के मल्टीपल। और 90 के मल्टीपल को कैसे लिखेंगे, 2n + 1 π/2, ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम। एन की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो आपको 90 270 ये एंगल ही मिलेंगे। ऐसे -90 -270 नेगेटिव भी रख सकते हैं ना, बिलोंग्स टू जेड लिखा है, जेड मतलब इंटीजर, तो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अगला आ गया हमारे पास कोट एक्स। कोट होता है वो आपका कोस अपॉन साइन होता है, और आपको पता है कि एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो कोस की वैल्यू कितनी होगी, 1, और साइन की वैल्यू होगी 0। मतलब डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 होती है तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोट कोस अपॉन साइन होता है और साइन की 0 पर वैल्यू 0 होती है। और डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। मतलब कोट एक्स की 0 पर वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। ऐसे पाई पर भी, 180 पर भी नॉट डिफाइन, 360 पर भी नॉट डिफाइन। तो इसकी जो डोमेन है उसमें से हम क्या चीज़ कम कर देंगे, पाई के मल्टीपल्स कम कर देंगे। देखिए एन पाई लिख दिया है, तो जहाँ पर पाई के मल्टीपल मतलब 180 के मल्टीपल माइनस करने हो एन पाई, और 90 के करने हो तो 2n + 1 π/2, ठीक है। और जो इसकी रेंज मिलेगी वो कोई भी रियल नंबर मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को कंप्लीट कर लिया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के बाद आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। केवल यही एक पेज ब्लर था, आगे बिल्कुल ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्या होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मैनी वन। देखिए आपको पता है भाई, इनका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक ग्राफ होता है इनका। मतलब हर एक इंटरवल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। लेकिन इन्वर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन आपका 1/1/2 हो, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वरना उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो फंक्शन की डेफिनेशन को जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जो फंक्शन की डेफिनेशन हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई थी, मतलब फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसलिए फंक्शन का इन्वर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1/1/2 हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपके मैनी वन है। कैसे फंक्शन है, मैनी वन है, क्योंकि वैल्यू रिपीट होती है, मैनी वन फंक्शन है। ये सारे मैनी वन 1/1 हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, वो नहीं देखी है वीडियो तो आप पहले उसको देखें, ठीक है। मैनी वन है तो भाई इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया है हमने। देयर एक्चुअल डोमेन, इसकी एक्चुअल डोमेन में तो ये मैनी वन है, लेकिन हेंस फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री टू गेट डिफाइन द एक्चुअल डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड मतलब इसकी जो डोमेन होती है ना, वो एक्चुअल डोमेन, पूरी डोमेन लेके चलेंगे ना तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का। तो हम उसकी डोमेन को क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, मतलब थोड़ा सा लिमिटेड कर देंगे। यानी कि एक सर्कल लेंगे बस, उसका कितना सर्कल लेंगे, एक सर्कल लेंगे, तो उस सर्कल के अंदर जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब साथ ही एक चीज़ और भी आप समझ लीजिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, हम एंगल देते हैं, वैल्यू मिलती है, ये बात जरूर क्लियर करिएगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, एंगल हम देते हैं। मान लीजिए हमने साइन 30 की वैल्यू भाई 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो हमने क्या दिया, एंगल दिया, और मिली क्या, वैल्यू। लेकिन इन्वर्स में इससे अपोजिट है, क्योंकि वो उनका इन्वर्स है। तो इन्वर्स फंक्शनों के अंदर हम वैल्यू देंगे और हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो डोमेन है वो किस में होगी, वैल्यू में होगी, और जो आउटपुट मिलेगी यानी कि रेंज मिलेगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो किस में मिलेगी, आपको एंगल में मिलेगी, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, साइन का इन्वर्स, साइन इन्वर्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसका इन्वर्स केवल कब एग्जिस्ट करेगा, जब हम -90 से +90 के बीच की बात करें। ठीक है, तो डोमेन जो है वो -1 से +1 है। आपने देखा भाई अभी साइन जो था फंक्शन हमारा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 थी और मिनिमम वैल्यू -1 थी। तो डोमेन जो इनपुट देंगे आप, वैल्यू देंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो देंगे वो -1 और +1 के बीच में ही दे सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर साइन की वैल्यू नहीं होती थी। ठीक है, और लेकिन जो आउटपुट मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, -90 से +90 के बीच में मिलेगी, क्योंकि साइन -90 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, +1। तो अपोजिट हो गया ना, यहाँ इन्वर्स पढ़ रहे हैं हम, तो -1 कब होगी, -90 पर, और +1 कब होगी, +90 पर। π/2 का मतलब यहाँ पर 90 है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कोस इनवर्स। तो कोस की भी कहानी यही थी, इसकी जो आउटपुट मिल रही थी हमें, कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी जो आउटपुट हमें मिल रही थी वो -1 से +1 के बीच में मिल रही थी। यानी कि यहाँ पर जो इनपुट होगी, यहाँ पर जो इनपुट होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी, और जो आउटपुट मिलेगी, तो -1 वैल्यू कब मिल रही थी, पाई पर होती है कोस की वैल्यू -1, और +1 कब होती है, 0 पर। तो जो आउटपुट मिलेगी मतलब रेंज मिलेगी वो 0 से पाई मिलेगी। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिएगा। तो डोमेन साइन की, कोस की, दोनों की क्या हो गई, दोनों इन्वर्स की, सॉरी साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स दोनों की क्या हो गई, -1 to +1। और जो इनकी आउटपुट मिलेगी तो वो देख लीजिए कब मिल रही है, -1 कब होती है पाई पर, +1 कब होती है 0 पर। साइन में -1 होती थी -90 पर, और +1 कब होती थी, +90 पर। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम देख रहे हैं टेन इनवर्स फंक्शन। तो इसमें भी इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, आप एक पीरियड में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेन है, इन टेन फंक्शन की जो आउटपुट थी यानी कि रेंज थी वो रियल नंबर थी, तो यहाँ पर इनपुट रियल नंबर रहेगी, अपोजिट है ना उसका। और रेंज जो होगी वो क्या होगी, -90 से +90, -90 से +90। ऐसे कोट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो डोमेन यहाँ पर ऑल रियल नंबर होगी, और रेंज क्या होगी, 0 से पाई। फाइनल में लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इनको लर्न कैसे करना है। ठीक है, सेक इनवर्स का ग्राफ जो है एक सर्कल के अंदर, वो पॉजिटिव हाफ सर्कल और नेगेटिव हाफ सर्कल नहीं था। ठीक है, तो वो हाफ हाफ आ गया, इसका हाफ इधर हो गया, देखिए हाफ ये ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तब इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपने वहाँ पर देखा था कि सेक की जो वैल्यू होती थी वो -1 और +1 के बीच में नहीं होती थी। तो यहाँ पर हम इनपुट देंगे वैल्यू, और वैल्यू आपकी क्या नहीं हो सकती, -1 और +1 के बीच में तो थी ही नहीं। तो इसलिए रियल नंबर में से इस इंटरवल को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। तो ये आपकी हो गई डोमेन। लेकिन जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, 0 से पाई, और उसमें से 90 को माइनस कर रखा है यहाँ पर। तो 90 को क्यों माइनस किया, क्योंकि आपको याद है सेक जो होता है वो 90 पर नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमने जब सेक एक्स पढ़ा था, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था सीकेंट एक्स, तो वहाँ पर हमने 90 की वैल्यू या 90 के मल्टीपल्स को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि फंक्शन जो है नॉट डिफाइन वैल्यू दे रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो आउटपुट है वो आपको 90 नहीं मिलेगी। क्लियर है। चलिए कोसेक देखते हैं। तो कोसेक की भी कहानी कुछ ऐसी ही है, इसका इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो कोसेक की, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की थी तो उस टाइम कोसेक की जो वैल्यू थी वो -1 +1 के बीच में लाई नहीं कर रही थी, अभी आपने देखा था। तो यहाँ पर भी जो हम इनपुट देंगे, ठीक है, डोमेन का मतलब क्या है, इनपुट जो आप देंगे, तो वो आप -1 +1 के बीच में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोसेक की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। -1 और +1 के बीच की वैल्यू, -1 +1 इंक्लूड है, ये शामिल है, ये हो सकती है कोसेक की वैल्यू, लेकिन इनके बीच में कोई भी नंबर है वो कोसेक की वैल्यू कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए डोमेन में से, मतलब रियल नंबर में से इनको माइनस कर दिया है। तो आउटपुट जो मिलेगी वो -90 से +90 के बीच मिलेगी। 0 इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 0 पर कोसेक नॉट डिफाइन हो गया था, इसलिए यहाँ पर भी आपको वैल्यू क्या नहीं मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी, या पाई के मल्टीपल नहीं मिलेंगे। अब बात आती है, इनको ये पढ़ तो हमने लिए कि इनको लर्न कैसे करें। तो लर्न देखिए कैसे करेंगे, साइन इनवर्स हुआ, ठीक है, और अपना साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक इनवर्स, और इसी के साथ हो गया टेन इनवर्स। तो इनकी तो होती है -90 से +90 रेंज, -90 से +90 तीनों की। बाकी जो तीन बच गए उनकी होती है 0 से पाई, क्या होती है, 0 से पाई। अब कभी वो इंक्लूडेड हो जाती है, मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल लग जाएगा। कोसेक के केस में हम 0 को कम कर देते हैं, और सेक के केस में हम 90 को कम कर देते हैं। तो ये थोड़ा मेमोराइज रखना आप। ठीक है, अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज y = mod x, ऐसे लिखा जाता है मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए मोड के अंदर की कोई भी वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 5, तो आपको पता है 5 का मोड 5 ही होगा,
और मैंने लिख दिया -5, तो -5 का मोड भी क्या होगा, +5। इससे ये प्रूव होता है कि मोड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिजल्ट आपको कैसा मिलना है, पॉजिटिव ही मिलना है। तो जब भी आप मोड को रिमूव करेंगे तो एक बार पॉजिटिव लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, नेगेटिव। भाई पॉजिटिव कोई भी चीज़ कब होती है, जब वो ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव कब होती है, जब लेस देन 0। तो इस तरह से हमने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया। ग्राफ जो है वो इस टाइप का इसका देखने को मिलेगा। देखिए अगर x पॉजिटिव है तो आपका जो x और y इक्वल है तो ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्स और वाई इक्वल रहेंगे, एक्स की जितनी वैल्यू उतनी वाई की, एक्स की जितनी वैल्यू उतनी वाई की। तो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी जब ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। तो अगर एक्स आपका नेगेटिव है तो इस वाली क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब एक्स पॉजिटिव है तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ओरिजेंटल एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और नेगेटिव है तो 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी थोड़ा मेमोराइज रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। ज्योमेट्रिकल फॉर्म देख रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, छोटी सी बात है। देखिए यहाँ पर ओरिजिन है, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमने कोई भी एक पी पॉइंट ले लिया, Px0, और यहाँ पर है Q पॉइंट जो -x0 है। मतलब मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है कि अगर मोड x है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हमने उसको, यहाँ पर प्लॉट कर दिया है, और नेगेटिव है तो इधर प्लॉट कर दिया है। तो इन दोनों पॉइंटों की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या होगी, तो ओरिजिन से डिस्टेंस इनकी दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो ये इधर तो होगा +x, तो डिस्टेंस हो गई प्लस का x, इधर होगी x की वैल्यू -x, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो मोड लगाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी, बस ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इसको कैलकुलेट कर रखा है 10th क्लास का, ठीक है। अब आती है प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी मोड ऑफ x का स्क्वायर या x स्क्वायर। अब आपको पता है भाई जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, स्क्वायर करते हैं हम तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप मोड लगा के स्क्वायर कर लीजिए, डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए, रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बस सुनते रहिए, बस सुनने से ही हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। आपको पता है रूट के अंदर कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो उसकी जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो हमें हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव हुआ तो इमेजनरी बन जाता है, आइटा आ जाता है साथ में, ठीक है। अगर ऐसे ही हम किसी भी फंक्शन पर 2 टाइम्स मोड लगा दें या उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब 2 बार मोड लगाने की बजाय एक बार भी मोड आप यूज करेंगे तो भी सेम ही रिजल्ट होगा। अब मोड एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वो -x से +x के बीच में होगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही माइनस मोड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -x से +x के बीच होगी, मतलब -x और +x होगी, ठीक है। इंटरवल नहीं है, ये सेट बना रखा है। अगली प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 और दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 करके मोड लगा देंगे। इसका यूज कैसे करेंगे हम, मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जो हम ये पढ़ रहे हैं मॉडुलस फंक्शन इसी में यूज करें। कोई भी 2 नंबर आपको दिए जाएं और आपको बोला जाए भी इनकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें, तो आप उन दोनों का सम यानी कि उनका मीन निकाल लेंगे। सम और डिवाइडेड बाई 2 करने का मतलब क्या है, मीन। उनका मीन निकाल लेंगे और उनके डिफरेंस को 2 से डिवाइड करके मोड लेकर के, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है ना, तो मोड लेकर के उसमें ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगी, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैसी आ जाएगी, मिनिमम। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको एक साथ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोड ऑफ x ग्रेटर देन a। अगर मोड x की वैल्यू a से ग्रेटर है, मतलब a आपका कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर a आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो x की जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ के बीच में बिलोंग करेगी। तो देखिए मोड x इसने लिखा है ग्रेटर देन a और a आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ के बीच में लाई करेगी। ऐसा क्यों है, मान लीजिए a की वैल्यू आपकी -3 है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, -3। अब हम कह रहे हैं कि मोड x -3 से ग्रेटर है, तो भाई अगर -4 हुआ, ठीक है, x की वैल्यू क्या हुई, -4, तो इस पर जब हम मोड लगाएंगे +4 मिलेगा, तो इससे ग्रेटर हुआ ना, तो वो नेगेटिव वैल्यू, x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी a से ग्रेटर होगी, ठीक है। ये बात यहाँ पर डिफाइन की गई है, मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर मोड x आपका a और b के बीच में लाई कर रहा है, वेयर ए बी आर पॉजिटिव नंबर, ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, x की जो वैल्यू होगी वो -a से -b के बीच में लाई करेगी। -b से तो ग्रेटर होगी और -a से लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए a से ग्रेटर और b से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट हो गया है, वो नेगेटिव अगर आ जाता है ना, तो पॉजिटिव थी वो पहले से, अब नेगेटिव हो गया तो आपको पता है जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी, छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, तो उल्टा हो गया, ठीक है। और a ग्रेटर x जो है वो a से ग्रेटर और b से लेस हो जाएगा। तो ये दोनों ही बातें हो सकती है। पॉजिटिव अगर मान लीजिए वो नेगेटिव है
तो उल्टा हो जाएगा और वो ए बी पॉजिटिव ही है आपके पहले से ही, पहले भी पॉजिटिव थे और अब भी हमने पॉजिटिव ही वैल्यू ली, ठीक है, तो एज इट इज रहेगा। तो नेगेटिव के केस में इंटरचेंज हो जाएंगी चीज़ें। अब इन दोनों बातों को ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे इंटरवल बना के भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -b से -a के बीच में और a से b के बीच में लाई करेगी। दोनों के बीच में हमने यूनियन इसीलिए लगा दिया ताकि कोई वैल्यू रिपीट ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देख रहे हैं हम। तो सिग्नम फंक्शन आ गया हमारा अगला। सिग्नम फंक्शन क्या होता है भाई? सिग्नम फंक्शन इज डिनोटेड बाई SGN(x) एंड इट इज डिफाइंड बाई, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम सिग्नम फंक्शन को? तो मोड ऑफ x अपॉन x लिख सकते हैं या x अपॉन मोड ऑफ x लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी बात लिखिए क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही मिलना है। अभी आपने पढ़ा भाई मोड x की वैल्यू या तो x होगी या -x होगी, तो +x होगी तो x से x कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा, और -x होगी तो x से x कैंसिल होकर -1 मिल जाएगा, और तीसरा 0 आपका डिफाइन था ही। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गई कि सिग्नम फंक्शन की जो आउटपुट है वो या तो -1 या +1 या 0, ये तीन ही मिलेगी। यानी कि सिग्नम फंक्शन की जो रेंज होगी वो 0, -1 और +1 के अलावा कुछ नहीं होगी। इसका जो ग्राफ है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए +1 वैल्यू होती है तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, -1 होती है तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, और 0 होती है तो यहीं पर बिंदु लग जाएगी 0 यानी कि ओरिजिन पर, ठीक है। और डोमेन रेंज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर मैं अभी बता देता हूँ, लिखा नहीं मैंने। सिग्नम फंक्शन की देखिए जो अपनी डोमेन होती है वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन जो रेंज होगी यानी कि आउटपुट होगी तो आउटपुट आपकी +1, -1 और 0 के अलावा कुछ नहीं होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इन तीनों के अलावा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ये तो चेंज होने नहीं है। एक्स की वैल्यू को आप चेंज करते रहिए, इन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रेंज जो है वो -1, +1 और 0 होगी। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को आप स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो स्टेप टू स्टेप चलता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल लीजिए या स्टेप फंक्शन बोल लीजिए, तो इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम कैसे रीड करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इंडिकेट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम से पता लग रहा है, तो यानी कि इसकी जो आउटपुट मिलेगी वो एक इंटीजर मिलेगी, इसीलिए ये बोल रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। मतलब x कोई भी हमारे पास एक रियल नंबर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट ऐसे डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। इंटीग्रल मतलब उसका इंटीजर वैल्यू, तो विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर टू x। जो वैल्यू होगी वो आपकी या तो x के स्मॉलर होगी, x के से छोटी होगी, या उसके आसपास होगी, ठीक है। x से छोटी या x की जो वैल्यू x की जो वैल्यू है वो x या उससे छोटी होती है, ठीक है। तो उसकी जो रिजल्ट होगा वो आपका, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ये लिखा हुआ है जैसे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल्स टू n। तो जो x की वैल्यू होगी ना वो या तो n होगी या n से ग्रेटर होगी, और n+1 के बीच में लाई करेगी। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। देखिए 2.12 है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? 2। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर जैसे ये पॉइंट आपका यहाँ पर लाई कर रहा है तो इसके लेफ्ट में आपको इंटीजर देखना है बस। तो इस नंबर का लेफ्ट में इंटीजर कितना है? -3। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। सॉरी ये वाला नंबर है ये, ठीक है, -3 हो गई। और ये वाला जो नंबर है ये कहाँ पर लाई कर रहा है? यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2। तो मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर जो नंबर लाइन पर अगर हम उसको प्लॉट करें तो उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा ना वही उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन नाम में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, लेकिन देखते हैं हम स्मॉलर वैल्यू, अपोजिट है। जब स्मॉलेस्ट फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए, और स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ ऊपर डिफाइन की गई थी। उसके बाद हम देख रहे हैं ग्राफ ऑफ GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब आपने देखा भाई अगर वैल्यू मान लीजिए, देखिए इस नंबर लाइन पर ही देखते हैं, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में यहाँ कहीं भी लाई करती है तो उसकी आउटपुट आपको -1 ही मिलेगी। ऐसे ही कोई भी वैल्यू अगर आपका x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है तो उसकी आउटपुट आपको 2 ही मिलेगी। तो इसका मतलब किस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा? देखिए 0 और 1 के बीच में वैल्यू क्या मिलेगी? 0 और +1 के बीच में वैल्यू क्या मिलेगी? अगर x की वैल्यू 0 और +1 के बीच में लाई कर रही है तो इस टाइप ये वाला ग्राफ बनेगा क्योंकि वैल्यू 1 ही मिलेगी। अगर आपकी x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा? आपको 1 ही मिलेगा, इसलिए 1 पर ग्राफ बनाया गया है। अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो आउटपुट जो है वो 2 ही मिलेगी, इसलिए 2 पर ग्राफ। इधर से देखिए y की वैल्यू 2 ही मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में है तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। अगर x की वैल्यू -1 से -2 के बीच में है तो y की वैल्यू -2 मिलेगी। अब ये यहाँ पर मैंने देखिए एक चीज़ और नोट करनी है आपको कि ये मैंने बिल्कुल डार्क कर रखा है और ये खुला छोड़ रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 इंक्लूडेड है,
टू इंक्लूडेड का मतलब कि भाई 2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू देखेंगे तो भी 2 आएगी, और 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू देखेंगे तो भी 2 आएगी, लेकिन 3 की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए 3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है और 2 क्या है, इंक्लूड। और इंक्लूड को दिखाने के लिए ये बिंदी भरी हुई है। बाकी केस में भी सेम यही बात है, और इसी चीज़ को यहाँ पर भी डिफाइन हमने कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आती है प्रॉपर्टियाँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टियाँ हम देख रहे हैं। तो भाई एक्स की वैल्यू जो है ना वो हमेशा आपकी ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्स से ग्रेटर होगी और ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्स प्लस वन से लेस होगी। जैसे कि मान लीजिए 2.1 है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी होगी कितनी होगी, 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 होगी। ठीक है, 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 2। तो 2 जो है वो आपका ग्रेटर 2 से ग्रेटर है किसकी वैल्यू, एक्स की। कितनी ली थी हमने, 2.1। ठीक है, और इसमें हम देखिए यहाँ पर +1 कर रखा है, तो 2 + 1 करेंगे 3। तो ये देखिए 2.1 आपका 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो यही प्रॉपर्टी है। ये एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर हमने, देखिए ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ऐसे ग्रेटेस्ट एक्स और माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अगर एक्स आपका इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 -1 -2 है, तो +1 यहाँ से मिलेगा, प्लस यहाँ से और माइनस यहाँ से, तो रिजल्ट फाइनल क्या मिलेगा, 0। लेकिन अगर एक्स आपका इंटीजर नहीं है, 2.1 2.3 5.6 वगैरह है, तो आपको फाइनल वैल्यू -1 मिलेगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से वो नेगेटिव में 1 बढ़ जाएगा और पॉजिटिव वाला 1 कम हो जाएगा। जैसे कि एक्स की वैल्यू हम 2.1 लेते हैं। ठीक है, तो 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी 2, और माइनस के 2.1 की, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस के 2.1 की मिलेगी -3। तो इन दोनों का सम क्या मिलेगा, -1 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर x में आप किसी इंटीजर को प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केवल आप x पर लिख सकते हैं, मतलब उस रियल नंबर पर लिख सकते हैं, इंटीजर को आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो पहले से ही इंटीजर था। ऐसे ही ग्रेटेस्ट फंक्शन x इज ग्रेटर देन n है, तो x की वैल्यू भी n + 1 से ग्रेटर रहेगी। अगर ये आपका लेस है तो x की वैल्यू n + 1 से लेस रहेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ग्रेटेस्ट फंक्शन x जो वो किसके इक्वल होगा, x/2 और x + 1/2 के सम के इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो n + 1/2, n + 2/4, n + 4/8, तो इसका ट्वाइस नीचे लिखा हुआ है, अब 2 डॉट डॉट ऐसे चल रहा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, n के इक्विवेलेंट होगा, मतलब इन सभी का सम n के इक्वल होगा। ऐसे ही x + 1/n, x + 2/n अप टू n-n तक है, तो इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, nx के इक्वल होगा। ये कुछ सीरीज के रिजल्ट हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में यूज हो जाता है इनका, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से, और ये जो है इंडिकेट कर रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, एक्स के फ्रैक्शन पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि 2.1 है, ठीक है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, अभी आपने पीछे पढ़ा 2 होती है, तो जो ये 0.1 बच गया ना, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू। तो इसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक्स लिखा हमने, ये कोई रियल नंबर है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इधर भेज देंगे। तो x में से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को माइनस कर देते हैं, तो जो रिजल्ट बचेगा वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जैसे 2.5 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 होगी, तो ये जो 0.5 है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो रिजल्ट है ये आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से ग्रेटर हो गया तो इंटीजर में ऐड ही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर डिजिट आपका अगर 9 से ऊपर चला गया, मतलब 10 बन गया, तो जो कैरी है वो आगे चली जाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो आउटपुट मिलेगी, इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब 0 मिल सकता है लेकिन 1 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 to 1 लाई करेगा लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है। 0 इंक्लूडेड क्यों है, क्योंकि अगर x आपका इंटीजर हुआ, मान लीजिए x जो है वो आपका इंटीजर है, 2 है, मान लीजिए ग्रेटेस्ट फंक्शन 2 है, तो इसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 बच गया ना। ठीक है, डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, तो 0 बच गया, तो इसलिए 0 हो सकती है लेकिन 1 कभी नहीं होगी। ठीक है, तो
इसके ग्राफ की स्टडी के लिए हमने यहाँ पर ये कुछ बातें डिफाइन कर रखी है, तो इनको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 1 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी होगी तो इस टाइप का इंटरफेस बनेगा, मतलब 1 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, इसलिए ओपन लगा रखा है। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो ये ग्राफ बन जाएगा, 2 नहीं मिलेगा आपको, 2 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, ऐसे ही यहाँ पर है ये बाकी। ठीक है, तो इस चीज़ से आप इस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, इस वाली ब्रैकेट से लिखते हैं। तो इस ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये लिस्ट इंटीजर पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था तो लेफ्ट में नंबर देखते थे, लिस्ट इंटीजर में राइट में देखेंगे, बस इतनी सी बात है। तो लिखा हुआ है राइट साइड इंटीजर ऑफ द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर राइट साइड देखना है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किस साइड देखते थे, लेफ्ट साइड देखते थे। जैसे 2.303 की लिस्ट वैल्यू देखें तो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ये नंबर आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा और राइट साइड में कौन सा इंटीजर है, 3। ऐसे ये नंबर आपका -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, तो -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन राइट साइड कौन सा नंबर है, -1, तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, सेम ऐसे इसका ग्राफ है, ग्राफ आप सेम उसकी तरह स्टडी कर सकते हैं, बस वहाँ पर ये इधर वाली वैल्यू इंक्लूडेड थी। ठीक है, इसमें इधर वाली इंक्लूडेड है, ये ओपन है, बिल्कुल एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्टडी आप खुद से कर लेना। यहाँ पर देखिए 2 बातें लिखी भी है मैंने। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज ए नियरेस्ट एंड स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स। ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो जो वैल्यू देता है ना, वो एक्स से स्मॉलर होती है, स्मॉलेस्ट होती है और उसके आसपास होती है। जबकि लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो जो वैल्यू देता है वो x से ग्रेटर होगी, मतलब कोई भी नंबर आप जिसकी लिस्ट वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो उससे ग्रेटर होगी और उसके नियरेस्ट होगी या नियर बाई होगी, आसपास होगी। ठीक है, तो जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टियाँ देखी, ऐसे लिस्ट इंटीजर फंक्शन की सेम वही प्रॉपर्टी है, बस वहाँ पर +1 हो गया था, यहाँ -1 हो गया है। इतनी सी बात है, थोड़ा सा कंपेयर करके याद रख लेंगे इनको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इवन और ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ओड फंक्शन इफ़ f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx। मतलब किसी भी फंक्शन को इवन या ओड चेक करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, उसमें x को -x से रिप्लेस करके देख लेना है। अगर आपको फंक्शन एज इट इज मिल जाए तो इवन और माइनस कॉमन आ जाए तो ओड। ठीक है, एक और भी पहचान है इसकी, ग्राफ एन ओड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जो ओड फंक्शन होता है उसका ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर भी फर्स्ट थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसे अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ होता है। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। उसके बाद इवन फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन है वो इवन फंक्शन कब होगा, जब उस फंक्शन में आप x को -x से रिप्लेस करके देखें और रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिले, मतलब एज इट इज मिल जाए। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, तो इसमें आप x की जगह -x रख के देखेंगे ना तो x स्क्वेयर एज इट इज मिलेगा, क्योंकि पावर इवन है। ठीक है, और इसके लिए खास बात यह है कि ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। जो इवन फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, मतलब y एक्सिस के साथ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे सिमेट्रिक टू y एक्सिस होगा। उसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टियाँ भी है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन फंक्शन और 2 ओड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ये कह रहा है कि कोई भी 2 इवन फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट भी इवन होगा, और कोई भी 2 ओड फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट भी इवन होगा। मतलब दोनों इवन है तो भी इवन, दोनों ओड है तो भी इवन, और एक ओड एक इवन है तो कैसा रहेगा, ओड रहेगा। ठीक है, एक इवन एक ओड है तो ओड रहेगा। द ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ओड एफ एक्स इक्वल्स टू 0। एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसकी जो इवन भी होता है और ओड भी होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि भाई ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन भी है और ओड भी है, तो 0 ही एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ओड भी है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, बस एंडिंग पर है ये, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब 2 फंक्शनों का कंपोजिशन हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर 2 फंक्शन एफ एक्स टेंस टू वाई और x टेंस टू y1 और y1 टेंस टू y। तो 2 फंक्शन हमने कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है, और थर्ड जो फंक्शन बनेगा आपका वो एच एक्स टेंस, मतलब 2 फंक्शन में का कंपोजिशन होने से एक थर्ड फंक्शन बनेगा, वो चीज़ हम समझ रहे हैं। तो एक फंक्शन था एफ हमारे पास, एक फंक्शन था जी। एफ फंक्शन था x टू x से y1 और जी फंक्शन था y1 से y। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से ये थर्ड फंक्शन बना। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके, इसकी डोमेन क्या होगी x, और जो रेंज होगी वो क्या होगी, y होगी। तो ये कैसे बना फंक्शन, देखिए समझिए। मान लीजिए आपने एग्जाम दिए, तो एग्जाम ये आप हैं,
ठीक है, स्टूडेंट है, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी एग्ज़ाम कॉपी जो है वो बोर्ड में जाएगी और बोर्ड से वो कहाँ पर आएगी, टीचर्स के पास आएगी। ठीक है, अब आपको मान लीजिए मार्क्स पता करने हैं तो आप बोर्ड को छोड़ करके डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा हो तो ठीक है, टीचर के पास जाएंगे, डायरेक्ट आप पता करेंगे कि सर मेरे मार्क्स कितने आए हैं। तो ये जो रिलेशन बना, इसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। और ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन हो जाएगा, आपने बीच में मीडियम को छोड़ दिया है। तो ये जो फंक्शन बना है इसको हम बोलेंगे GOF फंक्शन, गोफ फंक्शन। मतलब जी फंक्शन था ये, इसके अंदर किसका कंपोजिशन हो गया, जी फंक्शन के अंदर किसका कंपोजिशन हो गया, एफ फंक्शन का कंपोजिशन बन गया, तो बन गया GOF, गोफ। ऐसे ही एफ फंक्शन में जी का बनेगा तो FOG बन जाएगा, एफ फंक्शन में एफ का होगा तो FOF बन जाएगा, जी फंक्शन में जी का होगा तो GOG बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर HX फंक्शन जो है वो किसके इक्वलेंट है, G इंटू FX के, यानी कि गोफ फंक्शन बन गया है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो किसके इक्वल होगी, F फंक्शन की डोमेन के, और जो इसकी रेंज होगी वो किसके इक्वल होगी, G फंक्शन की रेंज के। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ, जैसे GOF फंक्शन बना तो ये लास्ट में जो है ना, ये इसकी तो रहेगी डोमेन, और जो फर्स्ट पे है उसकी क्या रहेगी, रेंज। जो नया फंक्शन बना है GOF के लिए डोमेन किसकी रहेगी, लास्ट वाले की, और रेंज किसकी रहेगी, फर्स्ट वाले की। ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ और भी ध्यान देंगे, ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, GOF नॉट इक्वल्स टू FOG होगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट GOF एग्जिस्ट इफ द रेंज ऑफ F लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ G। ठीक है, सॉरी सबसेट है ये, सबसेट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि GOF फंक्शन केवल आपका कब एग्जिस्ट करेगा, जब F फंक्शन जो है वो सबसेट होगा। F फंक्शन की जो रेंज है वो सबसेट होगी किसकी, डोमेन, G फंक्शन की डोमेन के। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए फिगर में, ये जो है ये आपके F फंक्शन की क्या है, रेंज है, और यही आपके G फंक्शन की क्या है, डोमेन। तो एक ही चीज़ हुई ना। तो मतलब ये यही कहना चाह रहा है कि बस F फंक्शन की डोमेन, सॉरी रेंज, और G फंक्शन की डोमेन एक दूसरे के इक्वल सेट होने चाहिए। मतलब दोनों सेट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि बीच वाला सेम दोनों में कॉमन होता है। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद हमारे पास है कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉमोटेटिव। कंपोजिट ऑफ फंक्शन जो है वो आपका कॉमोटेटिव नहीं है, मतलब GOF जो है वो FOG के इक्वल नहीं होगा। कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है, तीन फंक्शनों का कंपोजिशन करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर मान लीजिए दो बाइजेक्टिव फंक्शनों का कंपोजिशन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो आउटपुट मिलेगी वो भी एक कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मतलब F और G अगर बाइजेक्टिव है तो इनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा, GOF अगर डिफाइन हो रहा है तो। उसके बाद है F इवन है और G भी इवन है तो FOG भी इवन होगा, F ओड है, G ओड है तो FOG भी ओड होगा, और F इवन है, G ओड है, ठीक है, एक इवन है और एक ओड है, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपका कैसा होगा, इवन होगा। ऐसे ही दूसरे केस में भी इवन होगा, मतलब दोनों इवन तो इवन, दोनों ओड तो ओड, और एक इवन एक ओड तो इवन ही फंक्शन बनेगा कंपोजिशन से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स। तो F एक फंक्शन है, नो 1 फंक्शन है। देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन का इन्वर्स केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। ठीक है, 1 ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और एक दूसरा G फंक्शन है जो B2A है। अब यहाँ पर बोला है इफ डोमेन ऑफ F, यदि F की डोमेन इक्वल है किसके, रेंज के, किसकी रेंज के, B की रेंज के। ठीक है, और रेंज जो है F की वो डोमेन के इक्वल है, मतलब एक की डोमेन दूसरे की रेंज के, दूसरे की डोमेन पहले के रेंज के इक्वल है, तो उस केस में फंक्शन जो है एक फंक्शन दूसरे का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर G फंक्शन F का क्या होगा, इन्वर्स होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दो सेट है, जो F फंक्शन है A to B डिफाइन है। ठीक है, F फंक्शन हमने इससे बनाई, डेफिनेशन गिवन थी, F फंक्शन बन गया। तो इसका जो इन्वर्स होगा उसमें डोमेन किस में चेंज हो जाएगी, रेंज में। जैसे 1 2 है तो 2 1 बन जाएगा, 4 2 4 है तो 4 2, 3 6 है तो 6 3। तो ऐसे जो है वो ऑर्डर्ड पेयर आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और नोट करने की है कि F फंक्शन की जो डोमेन है वो F इन्वर्स की रेंज होगी, और F फंक्शन की जो रेंज है वो F इन्वर्स की डोमेन होगी। मतलब डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में चेंज हो जाती है। उसके बाद नोट करने की बात है ओनली द इन्वर्स ऑफ 1 एंड ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट। ये तो मैं आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूँ कि इन्वर्स फंक्शन केवल कब एग्जिस्ट करता है, 1 ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स फंक्शन में आ जाता है द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक।
ठीक है, कोई भी दो इन्वर्स फंक्शन है तो मतलब इन्वर्स जो है वो बाइजेक्शन फंक्शनों का ही होता है और यूनिक होता है, मतलब एक सिंगल ही वैल्यू होती है। ये नहीं है कि भाई कोई भी दो फंक्शनों का कोई भी एक फंक्शन का इन्वर्स दो तरीके से अलग अलग डिफाइन हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एफ फंक्शन ए टू बी है, बाइजेक्टिव है, और बी टू ए दूसरा, ये एफ जो है वो इसका इन्वर्स है। ठीक है, तो जी ओ एफ जो है ना वो आई बी के इक्वल होगा। आई बी मतलब आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और उसकी जो एलिमेंट होंगे वो बी सेट से होंगे। अगर जी ओ एफ है तो आइडेंटिटी फंक्शन किससे बनेगा, ए से। ठीक है, यहाँ पर आई बी और आई ए आइडेंटिटी फंक्शन है, डिफाइन कर ही रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन। इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्टिव, मतलब किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का हम इन्वर्स करते हैं। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2 का। ठीक है, तो उसका जो इन्वर्स आपको मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगी वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एफ और जी दो बाइजेक्टिव फंक्शन है। एफ फंक्शन आपका ए टू बी डिफाइन है, जी फंक्शन आपका बी टू सी डिफाइन है। तो उसका जो इन्वर्स जी ओ एफ बनेगा, एग्जिस्ट अगर करता है तो जो उसका इन्वर्स होगा, जी ओ एफ का इन्वर्स होगा, तो वो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। ये क्लियर रखें, आप कई बार पूछा गया डायरेक्ट, जी ओ एफ का इन्वर्स क्या होता है, एफ इन्वर्स ओ और जी इन्वर्स। ठीक है, तो उसके बाद ये इन्वर्स फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बातें मैंने आपको बताई है। ये प्रॉपर्टी वगैरह जो हमने पढ़ी है ना, इनका कुछ खास यूज था नहीं, फिर भी मैंने एक एक बातें यहाँ पर लिख दी है। मतलब फंक्शन को हमने कंप्लीटली कवर कर लिया। अगर ये दोनों वीडियो आपने देख ली ना, तो फंक्शन में कुछ भी नहीं छूटा है आपका। ठीक है, और फंक्शन अच्छा हो गया तो समझो कैलकुलस अच्छा हो गया। ठीक है, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।